बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल के सेंटर। हम इन सेंटर पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हमको पढ़ना है सरकम सेंटर। आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है बच्चों? सरकम सेंटर, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं परिकेंद्र। तो पहले हम सरकम सेंटर की थ्योरी के बारे में समझेंगे, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, पहले थ्योरी समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, और उसके बाद ही हम लोग इस पर बेस्ड सवालों को बनाएंगे। ओके, ठीक है जी। सरकम सेंटर या परिकेंद्र। तो बच्चों सरकम सेंटर क्या होता है? मान लीजिए आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए। मान लो मेरे दोस्तों आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए, जैसे हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है। आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए, जैसे कि बच्चों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का मैं नाम भी दे रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी। आप कोई भी ट्रायंगल बनाए, जैसे हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल ए बी सी। तो दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है। दुनिया में मेरे दोस्तों हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है। एक ही सर्कल होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे कि भतेरे हो जाएंगे। दुनिया में हर ट्रायंगल के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा काला भेड़ा, कैसा भी ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के लिए आप एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। इसी सर्कल को हम लोग उस ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, समझ में आ गई। तो पहले मैंने आपको बताया था इन सर्कल। इन सर्कल होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। सरकम सर्कल या परिवृत्त होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हो। कैसा भी ट्रायंगल हो मेरे भाई, चाहे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, ये भी एक ऐसा सर्कल होगा जो तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा, ठीक है ना? तो हर ट्रायंगल के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स शीर्षों से होकर गुजरता है। उस ट्रायंगल का सरकम सर्कल या हिंदी में परिवृत्त कहते हैं। सरकम सर्कल या हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे परिवृत्त कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल of a triangle is a circle, is a circle which passes through, which passes through, which passes through all the vertices of triangle, all three vertices of triangle. लिख लीजिए बच्चों कॉन्फर्म, ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। जैसे ठीक है बच्चे, हिंदी में कहूं, किसी त्रिभुज का सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी त्रिभुज का सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी ट्राइंगल का सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स ए बी सी से होकर गुजर रहा है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी है, इसके तीनों वर्टेक्स से सर्कल जा रहे हैं, ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या कहलाएगा? वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। और सरकम सेंटर को हम लोग पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सरकम सेंटर को हम लोग पॉइंट बिंदु ओ से डिनोट करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, सरकम सेंटर इज
circumcenter is center of circumcenter is center of circumcircle of a triangle. Circumcenter is center of circumcircle of a triangle. यानी कि किसी ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर ही सर्कम सेंटर कहलाता है. किसी ट्राइंगल के सर्कम सर्कल या परिवृत्त का केंद्र ही, जैसे ट्राइंगल है ये इसका सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल का सेंटर ही सर्कम सेंटर कहलाता है. आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई. अगला कंसेप्ट भाई, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या होती है? रेडियस. तो ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है, सेंटर है. सेंटर से ये क्या है? सेंटर से सर्कल की तक की दूरी क्या है बच्चों? ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है. आप मुझे तो ये क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है. आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर है सर्कम सेंटर. ठीक है जी. तो एक कॉन्सेप्ट अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि भाई ये दूरी क्या है. ये दूरी भी सर्कम रेडियस है कैपिटल आर, ये दूरी भी सर्कम रेडियस है कैपिटल आर, ये दूरी भी सर्कम रेडियस है कैपिटल आर. यानी कि सर्कम सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस कहते हैं. ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर. कैपिटल आर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्कम रेडियस. क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्कम रेडियस, या हिंदी में इसका नाम है परित्रज्या. हिंदी में इसका नाम क्या है बच्चों? परित्रज्या. तो ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की रेडियस को हम लोग सर्कम रेडियस कहते हैं. त्रिभुज के सर्कम सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस कहते हैं. क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही. पॉइंट 3 भी एकदम क्लियर है, पॉइंट 2 भी एकदम क्लियर है. आ जाते पॉइंट 3. आपने एक बात देखी है कि ये ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है. सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है. सर्कम सेंटर की पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, पॉइंट सी से, तीनों से डिस्टेंस बराबर है. ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कैपिटल आर. यानी कि सर्कम सेंटर इज equidistant from all three vertices of triangle. सर्कम सेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है. हिंदी वाले भाई लिख लेंगे परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है. परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है. वो दूरी क्या होगी? सर्कम रेडियस के बराबर होगी. तो सर्कम सेंटर जो है ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर है? अमरजीत कुमार कह रहे हैं घर वाले बोल रहे हैं शादी करा देंगे, क्या करूं सर? अमरजीत कुमार, तुम लड़का हो कि लड़की हो पहले तो ये बताओ. कोई बात नहीं साहिल, थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर. ठीक है. सर प्लीज रिप्लाई. कैसे मैनेज करें? अर्थमेटिक प्लस एडवांस के साथ इंग्लिश और रीजनिंग भी है, प्लस इतना जीएस भी समझ नहीं आ रहा. कैसे मैनेज? जीएस में समझने वाला क्या बात है? जीएस में क्या समझना है? एक्ट लिखा रटो, समझना क्या है इसमें? समझना तो गणित में है बेटा, जीएस में थोड़ा ना कुछ समझना है. तो सर्कम सेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है. अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का जो इन सेंटर है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा. जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का इन सर्कल है, इन सर्कल का सेंटर ये होगा हमेशा ट्राइंगल के अंदर. लेकिन किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर
ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये क्या बना है, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, अभी आप लिख लीजिए। सरकम सेंटर इज, सरकम सेंटर में, सॉरी, सरकम सेंटर में लाई आउटसाइड, सॉरी, सरकम सेंटर में लाई इनसाइड कॉमा आउटसाइड और अपॉन दी ट्राइंगल, और अपॉन दी ट्राइंगल। मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, तो जो थोड़ा बहुत मैं लिख रहा हूं वो उसी पे भावनाओं को समझो। किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल की शेप कैसी है। थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, अभी के लिए आप लिख लो इस बात को कि सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो हम त्रिभुज बना रहे हैं उसका साइज और शेप कैसा है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर। पॉइंट नंबर 5 और आखिरी पॉइंट, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां है। जैसे मैंने ट्राइंगल बना के छोड़ दिया, मुझे कैसे पता चलेगा ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां है, बताओ। जैसे हमें पता है कि जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर काटते हैं वो पॉइंट होता है इन सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा, कहां बनेगा, तो भैया ट्राइंगल की 3 साइड हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तीनों साइड के बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, circum center is intersection of perpendicular bisectors of all three sides. Circum center is intersection of perpendicular bisectors of all three sides. Perpendicular bisectors of all three sides. हिंदी वाले भाई लिख लेंगे तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो पॉइंट ही ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। ये सारी थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को बाहर से टच करता हुआ जाए, वो ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहलाता है। सरकम सर्कल का सेंटर होता है सरकम सेंटर। सरकम सर्कल की रेडियस होती है सरकम रेडियस। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से ए बी सी से डिस्टेंस बराबर होती है। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, ऊपर भी, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटेंगे वही पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। आप कहोगे जी सर ठीक है, पर इसका रीजन क्या है। हालांकि कोई जरूरत नहीं आपको कारण समझने की, पर मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। चलो मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए मेरे भाई हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ाया है। जैसे भी मान लो कोई साइड है, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो बाइसेक्ट भी करे। मान लो ये साइड है ए बी,
इस ए बी के ये मिड पॉइंट है पी, तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये साइड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, साइड ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है क्योंकि पी मिड पॉइंट है साइड ए बी का। तो ये लाइन जो होगी ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब इस लाइन पर आप कहीं भी पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पर होगा। कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे वो पॉइंट हमेशा ए और बी से बराबर दूरी पर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा हमेशा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए और 8-10 बेसिक कंसेप्ट जानने पड़ेंगे जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। मान लो मेरे भाई मैंने ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, साइड बीसी का, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन ऐसी है जो साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा वो बी और सी से बराबर दूरी पर होगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी आप बिंदु लीजिए वो हमेशा बी और सी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। इसी तरीके से मैंने साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मैंने मान लो इस साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर भी ए बी के ऊपर ये लाइन और ये बाइसेक्ट भी कर रही, आधा आधा भी करे 90 डिग्री का, 90 डिग्री पर ये काट भी रही, 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है ए बी की, अरे घोंचो, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी। ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो ये पॉइंट ओ जो है, मान लो सपोज ये जो पॉइंट ओ है साइड बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो इस पॉइंट ओ की जो बी से डिस्टेंस होगी वही इस पॉइंट ओ की सी से डिस्टेंस होगी। यानी कि ओ बी बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा, बोलो हां, बोलो हां। क्योंकि अगर आप किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लोगे वो हमेशा दोनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कॉन्ग्रुएंसी में, ना समझे हो अब भूल गए तो भाड़ में जाओ, कृपया चूल्हे में चले जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है जी। ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पॉइंट ओ है ना। मान लो कि हमने दो ही साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, यहां पॉइंट ओ पर मिलने, तो ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की बी और ए से डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है भाई। जो दूरी ओ से बी तक की होगी वही दूरी ओ से ए तक की होगी, जो दूरी पॉइंट ओ की बी से होगी वही दूरी ओ से ए तक की होगी, यानी कि ओ बी और ओ ए बराबर होगा। तो बेसिकली ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है, तीनों लेंथ बराबर है। जब ये तीनों लेंथ बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो एक काम करो आप, अब एक कंपास उठाओ, आप प्रकार उठाओ, कंपास उठाओ। कंपास में मेरे भाई यहां रखो कंपास प्रकार की नोक, और चाहे आप ओ ए ले लो, चाहे ओ बी ले लो, चाहे ओ सी ले लो, इतनी डिस्टेंस आप कंपास में भरो, चाहे आप ओ ए ओ बी ओ सी, इतनी डिस्टेंस आप कंपास में भरो, पॉइंट ओ पर रखो प्रकार की नोक, और इस तरीके से आप सर्कल खींचो। तो ये जो सर्कल होगा मेरे भाई, ये जो सर्कल होगा ये तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा, तीनों वर्टेक्स से। ये जो सर्कल होगा तीनों वर्टेक्स से होके जाएगा, बोलो हां, ठीक है जी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और यही क्या हो जाएगा, यही आपका कैपिटल आर हो जाएगा। ये कारण है, ये कारण है। सर आप क्लास नोट्स की पीएनजी क्यों नहीं डालते? सहारा जी देखो, स्टूडेंट जो होता है वो एक नंबर का आलसी, मतलब बिल्कुल मेहनत ना करने वाला, बिल्कुल बेकार और रद्दड़ किस्म की प्रजाति है, बिल्कुल घटिया, ठीक है जी। जैसे भाई मजदूरों की एक प्रजाति है, किसानों की एक प्रजाति है, नेताओं की एक प्रजाति है, उनमें सबसे ज्यादा आलसी, निठल्लेबाज, बेकार अगर कोई प्रजाति है, शोषित है, मैं मानता हूं कि स्टूडेंट शोषित है, उसका शोषण हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट कोई शरीफ प्रजाति नहीं है,
आलसी है दुनिया भर की। तो अगर मैं इस क्लास की पीएनजी देना शुरू करूंगा तो जो थोड़े बहुत बच्चे पढ़ते हैं मेहनत से, वो कॉपी बनाना बंद कर देंगे, नोट्स में लिखना बंद कर देंगे, क्लास आना कम कर देंगे, रिवीजन के नाम पे वो पीएनजी देखेंगे जो कभी कंप्लीट देखेंगे नहीं, है ना। तो वो जो है उनकी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी वो कि अपने हाथ से कॉपी में लिखना बंद कर देंगे। और मेरे भाई उनके कभी खुद के नोट्स तैयार नहीं होंगे, वो कभी ढंग से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मैं बच्चों को अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं बच्चों को मजबूर करता हूं कि वो खुद से कॉपी में अपने हाथों से नोट्स लिखें। अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं जानबूझ के ये करता हूं और हमेशा मैं ऐसा करूंगा, चाहे बच्चे चिल्लाते चिल्लाते फट पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कभी पीएनजी नहीं दूंगा। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं ना बेटा बच्चे कैसे हैं, मैं पुचकार के नहीं रखता बालकों को। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि वो कैसे बालक हैं। शोषित है पर मासूम नहीं है स्टूडेंट, शोषित है पर मेहनती नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैं नहीं देता। वरना बच्चे क्या करे, अरे यार कंसेप्ट ही तो बताया होगा आज की क्लास में, चलो मैं पीएनजी से देख लूंगा। वो कभी नहीं देखेगा बेटा, कभी नहीं देखेगा। धीरे धीरे उसका पूरा करिकुलम खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं करता। चलो समय, तो ये कारण है कि हमेशा जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वही पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। क्योंकि सरकम सेंटर की वजह से ये दोनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर काट रहे हैं, तो मेरे दोस्त सरकम सेंटर की वजह, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से इस पॉइंट ओ की बी सी और ए तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर हो जाती है। क्लियर है। अब आप कहोगे सर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटे, तीसरा तो नहीं काटा। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से जाएगा, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से होके जाएगा। मान लो आपने सरकम सेंटर से भुजा एसी पर ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए आपने, मान लिया आपने सरकम सेंटर से भुजा एसी पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, ये डी ओ डी। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ओ डी ए, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ओ डी सी। ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक साइड ये कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने केवल परपेंडिकुलर डाला, आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब जब दो साइड बराबर है तो तीसरी साइड भी बराबर आ जाएगी कि नहीं। यानी कि ये डी क्या हो गया, साइड एसी का मिड पॉइंट हो गया। तो यानी कि मैंने तो परपेंडिकुलर डाला था लेकिन ये डी मिड पॉइंट भी हो गया, तो ओडी क्या हो गया, साइड एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वजह से तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ये इसी पॉइंट ओ से होके गुजरेगा। ये कारण है मेरे भाई। तो यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड ए बी बी सी ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बिंदु से होके गुजरेंगे और वही पॉइंट ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। भाई दो तो एक जगह काटेंगे, कन्फर्म है दो साइड के, तीसरा भी मैंने इसी जो है तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से काटेगा पॉइंट ओ से। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है जी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी पर आप लोग डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने समझा दिया। मुझे लगता है सबको अब सारी चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी। अब मैं यहां से आपका फॉर्मूला समझाऊंगा। अब हम यहां से कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ओके, तो कंसेप्ट नंबर 1,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया और ये इस ट्रायंगल का मेरे भाई क्या है, ये इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है ए बी सी। हमने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये सरकम सर्कल है, इस सरकम सर्कल का जो सेंटर है ओ, ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो वैसे आपने पढ़ा होगा मेरे भाई कि अगर बच्चे साइड बीसी है, साइड बीसी द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा, ये साइड बीसी के द्वारा सेंटर पे ये जो कोण बनेगा, सेंटर पे जो कोण बनेगा ये कितना होगा सरकम सेंटर पे। ये ट्रायंगल एबीसी है मेरे भाई, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, सरकम सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है। तो मुझे बताओ इस साइड बीसी के द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, यानी कि एंगल बीओसी कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एंगल बीओसी क्या होगा? आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर है, सेंटर। मान लीजिए हम सर्कल का कोई आर्क ले लेते हैं। मान लो बच्चों मैंने सर्कल का ये वाला एक आर्क ले लिया, ये सर्कल का एक आर्क है, ये आर्क ले लिया। मान लीजिए मैंने ये ए बी, मैंने सर्कल का प्यारे बच्चों इस तरीके से चाप ले लिया। चाप मतलब परिधि का एक हिस्सा। अब इस आर्क ए बी द्वारा कहीं भी आप एंगल बनाओ, कहीं भी आप एंगल बनाओ। मान लीजिए ये एंगल जो है यहां पे थीटा बन रहा है, इस आर्क ए बी द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाओ थीटा, तो हमेशा सेंटर पे डबल एंगल बनता है, हमेशा सेंटर पे डबल एंगल बनता है 2 थीटा। पढ़ते आए हैं बेटा 9th क्लास में 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। आहा हा, कितने राक्षस बालक है ना, कितने राक्षस बालक है धरती पे बोझ। इन्हें कोई खबर नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, कोई इन्हें खबर नहीं है। 9वीं क्लास में जो सबसे गहरी या सबसे बड़ी बड़ी 4-5 जो बातें सीखते हो, जैसे आप न्यूटन का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो 9वीं की क्लास में जो आप 10-12 बड़ी बड़ी बातें सीखते हो, उनमें यह बात भी सबसे एक बड़ी बात है कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण हमेशा सरकमफ्रेंस पे बने कोण का दुगुना होता है। इस आर्क द्वारा, ये वाला आर्क है, इस आर्क द्वारा ये चाप ले लो ए बी पीले कलर का, कहीं भी कोई एंगल बनाओ, कहीं भी आप एंगल बनाओगे मेरे भाई, तो सरकमफ्रेंस पे अगर थीटा एंगल बनना है इस आर्क ए बी से, सरकमफ्रेंस पे इस आर्क ए बी से, आर्क ए बी है, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट सी है, थीटा एंगल बन रहा है, तो इसी आर्क ए बी से सरकमफ्रेंस को हटा के अगर सेंटर ले आऊं तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 2 थीटा हमेशा। आर्क ए बी से सरकमफ्रेंस पे थीटा है तो सेंटर पे हमेशा डबल बनेगा। अरे घपोट चंदो, ये 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 तो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तुम कुछ भी बोलने लगते हो, क्या तुम कुछ बोलने से पहले कुछ समझते सोचते नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हो? ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ना है बी और सी के कि आप 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 हो कर दोगे, कुछ भी बोल दोगे क्या आप? ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है, ये भुजा बीसी है, या ये बोलूं कि ये आर्क बीसी है, आर्क बीसी। तो इस आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे बीओसी, ये
बीसी द्वारा जो परिधि पे एंगल बनना है बीएसी, जो परिधि पे एंगल बनना है बीएसी, इसका डबल होगा। एंगल बीएसी का डबल होगा, बोलो हां, यस और नो, जवाब दीजिएगा। इसका डबल होगा। एंगल बीओसी जो होगा, भुजा बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ये बीसी द्वारा जो वर्टेक्स पे एंगल बनना है, वर्टेक्स पे बने एंगल का दुगुना होगा। एंगल बीओसी जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी होगा। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ी होगी, थ्योरम 9वीं क्लास में। इसको बिना पढ़े मुझे बताओ कि तुम लोगों ने 9वीं क्लास कैसे पास करी। और ये ऐसी चीज नहीं है कि भूल जाओगे 10 साल बाद भी, ना, नहीं भूल सकते। न्यूटन के नियम कोई आदमी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये कैसे पढ़ी, मतलब कैसे पास कर लिए ना बिना जाने। सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा, वो हमेशा उसी चाप से परिधि पे कोई कोण बनाओगे तो परिधि पे बने कोण का डबल होगा। अगर ये थीटा है तो 2 थीटा होगा मेरे भाई। ठीक है जी। यहां भी तो ये सेम चीज है, यहां भी तो सेम चीज है कि भी सर्कल का ये आर्क है बीसी, इससे सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो सरकमफेरेंस बीएसी पे बने कोण का डबल होगा। अगर ये एंगल बीएसी है तो यहां सेंटर पे डबल बनेगा, ट्वाइस बनेगा। ठीक है, मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको इसे प्रूफ करके भी बता देता हूं। चलो ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से मान लो सपोज मैंने ये ए मिला दिया, ए से इसको मिला दिया, तो पहले आप मुझे बता दो कि भाई ये जो एंगल बन रहा है सरकम सेंटर पे, एंगल एओसी, साइड एसी के द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एओसी, ये कितना होगा? तो साइड एसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इसी साइड द्वारा जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है एबीसी, उसका दुगुना होगा। एंगल एबीसी का दुगुना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। बिल्कुल इसी तरीके से साइड ए बी द्वारा अगर सरकम सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, साइड ए बी द्वारा जो सरकम सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, भुजा ए बी द्वारा जो परिधि पे ये कोण बन रहा है, साइड ए बी द्वारा सरकम सेंटर पे जो कोण बन रहा है, ये वर्टेक्स पे साइड ए बी द्वारा परिधि पे कितना कोण बन रहा है? ए सी बी, एंगल ए सी बी का दुगुना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से, यानी कि सेंटर पे बना कोण हमेशा वर्टेक्स या परिधि पे बने कोण का डबल होगा। ठीक है जी। यू कोरोना पेपर आर यूजलेस। भारत की इतिहास में जो कोरोना के 2 साल हैं, 2020 और 21, इसमें जो यूथ पैदा हुआ ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये यूथ एक धब्बा है, ये कलंक है बेटा, एक बोझ है देश पे, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमजोर, घर में पड़ा रहा 2 साल तक, सोशली कमजोर, मेंटली कमजोर, इमोशनली कमजोर, को किसने केवल फोन चलाया है ना, लड़कीबाजी करी और कुछ नहीं किया, और पढ़ाई से कमजोर। तो ये काले धब्बे हो आप एक भारत के में ना, बोझ की तरह। कोई मास्टर कहता नहीं ऐसे, पर सच्चाई है बेटा, ये सच्चाई स्वीकार करो।
समझ में आई बात? मजा तो आया होगा तुमको। इतना गाली खाते हो यार तुम मुझसे, फिर भी खुश होते रहते हो। चलो समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर आपने ये सब ज्ञान लिख तो दिया पर ये आया कहां से? 9वीं में तो हमने नहीं पढ़ा, एक बार आप प्रूफ करके बता दो, मैं समझा भी देता हूं बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि भैया इस साइड बीसी, ये आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होगा। डबल होगा कैसे होगा अभी बता देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ाया, मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये क्या है? ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है ना भाई? ओ ए ओ बी ओ सी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अब कि अगर किसी ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर हम यहां पे ट्राइंगल एओबी देखें तो ये दोनों साइड बराबर, ये रेडियस है रेडियस, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये वाला एंगल भी थीटा आना चाहिए। अब ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ना इस ट्राइंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा भाई साहब 2 थीटा। बोलो बात समझे? ये थीटा ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा 2 थीटा। बोल हां, आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट। इसी तरीके से भाई अगर हम ट्राइंगल एओसी को देखें, दो साइड बराबर है कि कैपिटल आर कैपिटल आर, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, ये भी अल्फा होगा। अब ये अल्फा तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया। तो हमें ये बताओ बच्चों कि ये एंगल बीओसी क्या हो गया? एंगल बीओसी बराबर क्या हुआ? तो आप कहोगे सर 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। एंगल बीओसी बराबर 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। बोल हां, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बीओसी को, कि ये 2 थीटा है प्लस 2 अल्फा। अब यहां से दो कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? थीटा प्लस अल्फा बचेगा ब्रैकेट में। यस और नो बच्चों? आप बोलोगे आंसर। अबे थीटा प्लस अल्फा क्या है? ये थीटा प्लस अल्फा ही तो ये कंप्लीट एंगल बीएसी है। समझे बात को बच्चे? ये थीटा प्लस अल्फा ही तो ये कंप्लीट एंगल बीएसी है। तो थीटा प्लस अल्फा इज नथिंग बट एंगल बीएसी। ये है बच्चों कंसेप्ट। यानी कि एंगल बीओसी एंगल बीएसी का दुगना होता है। ये प्रूफ भी ये 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। हमें ताज्जुब होता है कि आप लोग बिना ये सब पढ़े कैसे 9वीं 10वीं की परीक्षा पास कर लिए। चलो आप भूल गए अलग बात है, पर आप ऐसे देखते हो जैसे मैंने ये चित्र बना दिया कि मैं अभी नासा का कोई रॉकेट लॉन्च करने वाला हूं, ऐसे देखते हो। ये वही बात होगी कि एक आदमी ग्रेजुएट है साइंस में और उसके सामने किसी ने न्यूटन का नाम ले दिया, तो न्यूटन के नाम से ऐसे समझ रहा जैसे उसकी 10 पीढ़ी पीछे के बाबा जी का नाम पूछ लिया किसी ने, ऐसे लग रहा उसे। वेद प्रकाश नरेदा कह रहे हैं कोरोना वाले सभी बच्चे एक जैसे थोड़ी ना है। बिल्कुल एक जैसे थोड़ी ना है। एक बार बताओ, सभी अधिकारी भ्रष्ट थोड़ी ना है, लेकिन 90% तो भ्रष्ट है। जब 90 या 90% से ज्यादा भ्रष्ट हैं तो 10% ईमानदारों को क्या अचार डालेंगे? उनकी ईमानदारी कहीं थूक बराबर भी दिखेगी 90% भ्रष्ट के सामने? जब 100% में से 90% कचरा ही है बालक, तो 10% अच्छे बालक तो धूल में हो जाएंगे ना उनके सामने बेटा। बोल। स्कूल पढ़ाई नहीं होता था सर जी, प्रेम कुमार। आहा, ये बड़ा अच्छा बहाना है, स्कूल पढ़ाई नहीं होता था। है ना, भारत की यूथ की आधी ये खुद की कोई कमी नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, सरकार नौकरियां नहीं देती है भाई। कोरोना आ गया था, बैच ठीक नहीं था, मास्टर ने ठीक नहीं पढ़ाया, ये नहीं था वो नहीं था। मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, जैसे स्कूल में तुम थे मैं भी वैसे स्कूल में था।
बच्चे के अंदर भी आग होती है बेटा, आग। आग बुझ चुकी है, पानी डल चुका है ना उस पे, वो मैं जगाता रहता हूं गरिया गरिया के, इसलिए। ओके। चलो। वैसे मैं प्यार बहुत करता हूं तुम लोगों से। यू आर माई कचरा गैंग एंड आई एम द लीडर ऑफ दिस कचरा गैंग एंड आई लव यू सो मच। ठीक है भाई, तो ये कारण है। ये बात मेरे पढ़ाने की थी नहीं, ये बात तो आपको कोचिंग शुरू करने से पहले पढ़ के आनी चाहिए थी, क्योंकि इस बात का आपकी कोचिंग से या सवालों से, कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये तो मैंने स्कूल की बात सिखाई है। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। मैंने आपको सिद्ध करके बता दी। याद रखोगे बच्चों अब ये बात? याद रखोगे ये बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, याद रखेंगे। और इसी से मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर। ठीक है जी, है ना, कि आर्क द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा वो सरकमफेरेंस पे बने कोण का डबल होगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है मेरे भाई, घबराइएगा मत। जैसे भी ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल का सेंटर ओ है। तो बच्चों मैंने ये वाला आर्क ले लिया, इस बार बड़ा वाला आर्क ले लिया ऐसे। ठीक है बच्चों, ये इतना बड़ा आर्क ले लिया मैंने, छोटा मोटा क्यों ले हम तो कोरोना वालक हैं, बड़ा वाला आर्क लेंगे। तो भैया ये मैंने बड़ा वाला का आर्क ले लिया ए बी। तो इस आर्क द्वारा बची खुची सरकमफेरेंस पे आप कोई भी एंगल बनाओगे, बची खुची सरकमफेरेंस पे, मान लीजिए आपने ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया सी, ये एल्फा। तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे, इसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा 2 अल्फा। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर ये तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं, और ये जो है मेरे भाई वो ध्यान नहीं देते, जबकि दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। ये वाला एंगल आपका अगर अल्फा है इस आर्क से सरकमफेरेंस पे, तो सेंटर पे ये 2 अल्फा होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके। ठीक है। अच्छा, यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए भाई, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, और बच्चों ये सर्कल का सेंटर है ओ, और मैंने सर्कल का ये आर्क ले लिया एक ए बी। ये मैंने मान लो सर्कल का एक आर्क ले लिया एक, सॉरी, मान लीजिए बच्चों हमने सर्कल का ये आर्क ले लिया ए बी, ए बी। ये सब कॉन्सेप्ट केवल यहां नहीं, उसमें सर्कल में भी इस्तेमाल होंगे। माने मैंने सर्कल का आर्क ले लिया ए बी, अब आपको पता है इस आर्क द्वारा परिधि पे कोई भी एंगल बनाओ, सेंटर पे डबल बनेगा। मान लो अगर इस आर्क द्वारा, इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे एंगल 2 थीटा बन रहा है, सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो बच्चों बताओ इसी आर्क द्वारा परिधि पे ये एंगल कितना बनेगा, आर्क ए बी द्वारा ये एंगल कितना बनेगा? तो ये वाला एंगल जो होगा मेरे भाई, ये एंगल थीटा होगा। सेंटर पे 2 थीटा, सरकमफेरेंस पे थीटा। लेकिन इसी आर्क ए बी द्वारा परिधि पे ये सरकमफेरेंस पे ये एंगल भी तो बन सकता है, ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। इसी आर्क ए बी द्वारा मेरे प्यारे भाई परिधि पे ये एंगल भी तो बन सकता है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा बनाए गए कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि सेंटर पे हमेशा फिक्स एंगल बनना है 2 थीटा। सेंटर पे हमेशा फिक्स एंगल बनना है 2 थीटा। समझ में आई बच्चों आपको मेरी बात? यानी कि सर्कल के इस आर्क द्वारा
सर्कल के इस आर्क द्वारा मेरे प्यारे भाई आप कहीं भी एंगल बनाओगे मेरे दोस्तों, इस आर्क से कहीं भी एंगल बनाओगे बराबर एंगल बनेगा। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सब थीटा होंगे। सर्कल के सेम आर्क से अगर आप एंगल बनाओगे, सेम आर्क से कहीं भी एंगल बना लो, वो हमेशा इक्वल ही होंगे, थीटा थीटा थीटा। कि सेंटर पे आपको 2 थीटा बनाना है, सेंटर पे आपकी मजबूरी है, हमें 2 थीटा बनाना है। समझ में आ गया बच्चे? रोहित सर एक डाउट है। हां जी रोहित पूछो, क्या डाउट है? बताओ जी रोहित, क्या डाउट है? जल्दी पूछा करो यार, इतना समय नहीं है। ठीक है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि आज पढ़े और कल भूल गए। हम सर्कल जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री का आखिरी चैप्टर, उसमें भी इसकी दोबारा से जरूरत पड़ेगी। सारे एंगल सेम होंगे बिल्कुल। सगल जी सर नोट्स में इतने क्वेश्चन कैसे लिखें? क्वेश्चंस क्यों, उनके सॉल्यूशन लिखो बेटा, केवल क्वेश्चन थोड़ा ना लिखने। तो इस आर्क द्वारा मेरे भाई यहां पे सरकमफेरेंस में बने एंगल बराबर होंगे इसी आर्क से। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाया कि ट्रायंगल की किसी साइड द्वारा, ट्रायंगल की किसी साइड द्वारा सरकम सेंटर पे बना एंगल वर्टेक्स पे बने एंगल का डबल होता है। आगे चलते हैं। विजय कुमार पांडे जी, समझ आया? अगला कंसेप्ट हम लेंगे, अगला कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। किसी ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है बच्चों? ठीक है, बस ये 2 कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट बाद में। पहले इन कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लो बच्चों हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, गोरा ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल एबीसी है। इतनी मजेदार सब्जेक्ट है, इतना रस है इसमें, इतना आनंद है भाई। आप वो आनंद पता नहीं क्यों नहीं लेते भाई। मेरी जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं। आई एम टू हैप्पी पर्सन, क्योंकि मुझे पढ़ाते समय इतना आनंद आता है, मैं इतना खुश होता हूं जिसकी कोई हद नहीं। और मैं वही काम करता हूं। मुझे कंटेंट अरेंज करने में, मॉक टेस्ट बनाने में बहुत आनंद आता है, और उससे मेरी कमाई भी हो जाती है, और अच्छी खासी, मतलब कृपा बरसा रखी है भगवान ने। तो ये जो है ट्रायंगल एबीसी है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। और मान लो ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है ओ, ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। ठीक है बच्चे, तो मान लीजिए बच्चों अगर ये आपका एंगल ए है, ये अगर आपका एंगल ए है, तो हमें ये बताइए कि इस साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, साइड बीसी के द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा साइड बीसी के द्वारा? बताओ, साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये कितना होगा प्यारे बच्चे? ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये एंगल ए है तो सरकम सेंटर पे बना एंगल वर्टेक्स पे बने एंगल का दुगुना होगा। अब इफ दिस इज एंगल ए, दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये सरकम सेंटर है। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया,
इस सरकम सेंटर ओ से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, ये ओडी, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हमने यहां पे ओडी परपेंडिकुलर डाला है साइड बीसी पर, ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, गोरे गोरे राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओडीबी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ओडीसी, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ओडीबी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग समय। आप बोलोगे सर कैसे, वाई दिस कोलैबोरेटी है, क्योंकि मेरे भाई ये भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है। सरकम सेंटर तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर की जो वर्टेक्स से दूरी होती है, सरकम सेंटर है, वर्टेक्स से जो दूरी होगी ओबी, ओसी और ओए, वो बराबर होती है सरकम रेडियस कैपिटल आर के। ठीक है जी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सरकम रेडियस कैपिटल आर। ठीक है बच्चे, तो यानी कि अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखें तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है, 90 डिग्री के सामने बच्चों दोनों का हाइपोटेनस सेम है, और ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आरएचएस की प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है सर? आप योयो के फैन हैं या बादशाह के? मैं तो योयो का हूं बेटा, मेरा लेवल थोड़ा सा ऊपर है, मैं बोहेमिया का फैन हूं। आप लोगों ने कभी बोहेमिया सुना है? बोहेमिया का गाना सुनना जाके, काली दे नाली। ठीक है जी, एक तेरा प्यार और सहारा। ठीक है जी, सहारा तेरे प्यार का सुनना जाके। ये राइट एंगल ट्राइंगल दोनों ही आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर होगा, है भाई। यानी कि अगर यहां पे दो साइड बराबर है तो तीसरी साइड भी तो बराबर होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये जो है इस ट्राइंगल की ये साइड है स्मॉल ए, वर्टेक्स ए के सामने, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बराबर होगा ना। आरएच के ऊपर दो साइड बराबर, आरएच की तीसरी साइड भी बराबर होगी, यानी कि ये ए है तो ये क्या आएगा a/2, ये भी a/2, ये भी a/2 होगा बच्चों, ये भी a/2 होगा। बोलो हां। और इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, इन दोनों भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। वैसे ये पूरा एंगल BOC 2A है, ये पूरा एंगल BOC 2A है, तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल A होगा, ये भी एंगल A होगा। बोल हां, यस और नो? ठीक है जी। ठीक है, बोलो। ठीक है जी, तो ये आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, ये a/2, ये a/2। इसके सामने के एंगल, ये भी एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा, कि पूरा एंगल BOC 2A है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। कंप्लीट एंगल 2A है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हां। समझ में आ गई है? ठीक है जी यार, साथ साथ हां बोलते चला करो, केवल तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए, हां करना और चुपचाप मेरी डांट खाना, दैट्स इट। अब इस ट्रायंगल ODB को देखो बच्चों, आप इसे ट्रायंगल ODB को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल A है, सॉरी, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल A है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस एंगल A के ध्यान से देखो तो एंगल A के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस।
तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिश्ता बताता है? ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिश्ता बताता है? ठीक है, तो यहां पर मेरे दोस्तों एंगल ए है। अगर ट्रायंगल ए ओडीबी में मैं साइन ए लगाता हूं तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एंगल ए के सामने की साइड a/2 परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस आर, यानी कि साइन ए बराबर आ जाएगा मेरे भाई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2r, a/2r। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, a/2r बोलो। साइन ए बराबर एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर है, a/2 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस करना है यार। तो यहां से अगर मैं कैपिटल आर निकालूंगा तो देखो कैपिटल आर तो ऊपर आ जाएगा, साइन ए नीचे, a/2 साइन ए। तो कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया किसी ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालने का। यानी कि किसी ट्रायंगल की अगर आपको एक साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है तो आप सरकम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए, कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए, कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए। बात समझे? मान लो कि भैया जैसे आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये साइड x है, इसके सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होगी, सरकम रेडियस वो क्या आएगी? x, और उसके सामने का एंगल है थीटा, x/2 साइन थीटा। बोल हां कि ना, यस और नो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मैं अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ गया। ठीक है, तो कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए। बात क्लियर है? नाउ अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल पता है तो एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे ये साइड बी है, ये साइड सी है, इनके बीच का ये एंगल है एंगल ए, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल एबीसी में ये वाली साइड बी है, ये सी है, बीच का एंगल ए है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 BC साइन ए। ये ट्रायंगल के एरिया का कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे यस सर 1/2 BC साइन ए। तो अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालूंगा, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 2 ऊपर 2 डेल्टा बटे बीसी नीचे। साइन ए का मान आ गया 2 डेल्टा बटे बीसी। अगर साइन ए की वैल्यू ये उठा के यहां रख दी जाए कैपिटल आर में, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा a/2 साइन ए। साइन ए का मतलब 2 डेल्टा बटे बीसी, साइन ए का मतलब 2 डेल्टा बटे बीसी। अब बीसी तो ऊपर पहुंच जाएगा लपक के, टन टनाटन बीसी पहुंच जाएगा ऊपर, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा, बीसी पहुंच जाएगा ऊपर, ए बी सी, नीचे आ जाएगा 2 × 2 डेल्टा यानी कि 4 डेल्टा, यानी कि ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस आ गई a/BC/4 डेल्टा। त्रिभुज के सरकम सर्कल की रेडियस आ गई कैपिटल आर बराबर a/BC/4 डेल्टा। तो यानी कि मेरे भाई दो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिए, दो कॉन्सेप्ट। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा और उसके सामने का एंगल दिया है, सरकम रेडियस a/2 साइन ए। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, तीनों साइड ए बी सी, तो उसकी सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल आर बराबर ABC/4 डेल्टा, कैपिटल आर बराबर ABC/4 डेल्टा लिख दीजिए। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट। प्रिंस कुशवाहा कह रहे हैं सर आपका हेलीकॉप्टर कहां गया? कुछ नहीं बेटा, पार्किंग में रखा है, मैं कभी कभी उसको भाड़े पे चढ़ा देता हूं।
सर BC कैपिटल से स्मॉल हो गया, कहाँ स्मॉल हो गया भैया, है ना, ये साइड B है, साइड C है, डेल्टा बराबर 1/2 BC साइन ए, कैपिटल A बराबर स्मॉल a BC है, ABC क्या है, ट्राइंगल की साइड है। विवेक कुमार मिश्र, सर आपका अर्थमेटिक क्लास नोट्स लेना चाहता हूं तो ले लीजिए, ये रहे आपके अर्थमेटिक के क्लास नोट्स, बाइलिंगुअल अर्थमेटिक क्लास नोट, जो मैथ स्पेशल बैच हम आपके क्लास में पढ़ाते हैं, वो सारे कंसेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी, एग्जांपल, क्वेश्चन सीक्वेंस में सब लिखा हुआ है, मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। अरे लिख लिया तुम लोगों ने राक्षसों, ये बताओ केवल एक बात और, मैंने आपको पढ़ाया था साइन रूल, साइन रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बटे साइन ए किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ये बराबर होता है, इसे कहते हैं साइन रूल, जो मैंने आपको पढ़ाया था भाई, याद है कि भूल गए? हालांकि अब तक आप भूल गए होंगे, इतनी बुद्धि आपकी विकसित नहीं है कि याद रख पाए। मैंने अभी समझाया कि किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस बराबर a/2 साइन ए, कैपिटल R बराबर a/2 साइन ए। अगर इस दो को यहां से हटाएंगे बटे में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a बटे साइन ए किसके बराबर आ गया, a बटे साइन ए किसके बराबर आ गया, 2r, यानी कि a बटे साइन ए, b बटे साइन बी, c बटे साइन सी तीनों बराबर होता है, पर आज पता चला किसके बराबर होता है, सरकम रेडियस का दुगुना। ये थ्योरी में पूछा जा सकता है कि किसी ट्राइंगल में a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन बी बराबर c बटे साइन सी बराबर 2r होता है, 2r यानी कि सरकम रेडियस का दुगुना। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, सब लोगों ने लिख भी लिया है। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस सवालों की तरफ चलेंगे। ये बताइएगा बच्चे, सवाल है आपके सामने पहला, करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? मैं आपको समय देता हूं पूरे 30 सेकंड करने के लिए। ए ऑप्शन, हम सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं ये सोच के तो आपने सरकम सेंटर नहीं लगाया, इसको आप समझ भी पाए कि सवाल क्या है। एक स्केलर ट्राइंगल फील्ड है, ए पोल इज सिचुएटेड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कॉर्नर टू द टॉप ऑफ पोल आर इक्वल, देन द पोल इज सिचुएटेड ऑन विच पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड। भाई मान लो कि एक जो है विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का मैदान है, मान लो ये एक त्रिभुज है, खेत का मैदान है, ये एक विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत का मैदान है और इसके बीच में खंबा खड़ा है। तो आप इमेजिन करो, क्योंकि इसका चित्र पेन पेपर पे नहीं बन पाएगा, इमेजिन करो कि एक त्रिभुजाकार खेत है, ट्रायंगुलर फील्ड है, और उसके अंदर किसी पॉइंट पे यहां पर एक खंबा खड़ा है, यहां पोल खड़ा है, समझ में आई बात? अब इस खंबे को जब हर कोने से देखते हैं, अब कोने ए वर्टेक्स ए से बी से सी से देखते हैं तो उन्नयन कोण बराबर बनता है, उन्नयन कोण बराबर बनता है, यानी कि जैसे हम वर्टेक्स ए से देखेंगे इसको, पॉइंट ओ पे खंबा खड़ा है, पॉइंट ओ पे खंबा खड़ा है, तो पॉइंट ओ से ए से जब हम देखेंगे तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? मान लो जैसे कि पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर एक खंबा खड़ा है, मान लीजिए खंबा पोल एच हाइट मान ली मैंने इसकी, तो जब पॉइंट ए से हम देखते हैं इस खंबे के टॉप को, ये खंबे का टॉप है, पोल का टॉप, पॉइंट ओ से जब इस पोल के टॉप को देखेंगे तो ये एंगल बनता है एलिवेशन एंगल, माना ये थीटा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पॉइंट बी से देखते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है और पॉइंट ओ पे खंबा खड़ा है एच हाइट का, एच हाइट का, जब पॉइंट बी से ओ को देखते हैं, इसको पॉइंट बी से खंबे के टॉप को देखते हैं तो ये भी एलिवेशन एंगल थीटा बन रहा है। ऐसे ही पॉइंट सी से भी सेम एलिवेशन एंगल बन रहा है। ये सेम एलिवेशन एंगल कब बन पाएगा? अगर थीटा सेम है, अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम होगा, टेन यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, यानी कि तभी पॉसिबल है जब ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों की लंबाई बराबर हो।
क्योंकि अगर थीटा सेम है, लंब सेम है, तो आधार भी सेम होगा। ये ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों बराबर बनेगा, यानी कि पॉइंट ए तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा, तो पॉइंट ए शुड बी सर्कमसेंटर। दूसरा सवाल, एबीसी 3 पॉइंट इस प्रकार हैं कि ए बी 11, बी सी 13, ए सी 24। पॉइंट ए बी सी से गुजरने वाले सर्कल की संख्या कितनी है? यह सवाल सीएचएसएल प्री में 2024 में कई बार आया है। देखो भाई, अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो इन 3 पॉइंटों से सर्कल बन जाएगा और एक सर्कल से एक ही ट्रायंगल होके गुजरेगा। सर पर सर्कल तो बनाई नहीं, तो सर्कल बनाने की जरूरत क्या है हमें? वो पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है, ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। दैट्स इट, बात खत्म। पॉइंट एबीसी 3 पॉइंट इस प्रकार हैं कि ए बी 11, बी सी 13, ए सी 24। 3 पॉइंटों से एक ट्रायंगल बनेगा और एक ट्रायंगल से एक ही सर्कल गुजरेगा। बस आपको पता करना है कि इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन भी पाएगा? नहीं। अगर यहां पे देखो तो ट्रायंगल की तीनों साइड है 11, 13 और 24, लेकिन 11 प्लस 13 बराबर 24 है, यानी कि यहां पे दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है। आप बताओ, अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो रहा है तो क्या कोई ट्रायंगल बन पाएगा? कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक सीधी रेखा बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। 3 जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे भाई, ए बी सी। क्या इन तीनों पॉइंटों से कोई सर्कल गुजर पाएगा सीधी रेखा से? नहीं गुजर सकता। तो कोई भी सर्कल इन तीनों बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि सीधी रेखा बन जाएगी, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। हां, अगर सवाल यह होता ए बी 11, बी सी 13, सॉरी, और ए सी 20, ए सी 20, तो अब बताओ इस सवाल का आंसर फिर क्या हो जाता? अब बताओ। आप यहां बोलोगे तो ये ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है, तो दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, है ना। 11 प्लस 13, 24 तीसरी साइड से बड़ा है, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी। और जब ये ट्रायंगल बनेगा तो इन तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाला एक ही सर्कल है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा एक। ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है। ये बताओ जरा, तीसरा सवाल करो। किसी ट्रायंगल पी क्यू आर का सरकम सेंटर ओ है, क्यू पी आर 55 है, क्यू आर पी 75 है, तो पूछा है ओ पी आर का मान। मान लो हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया। इससे ट्रायंगल पी क्यू आर का सरकम सेंटर ओ है। सवाल कह रहा है क्यू पी आर 55, ये वाला एंगल 55 डिग्री का है। क्यू आर पी 75, ये 75 डिग्री का है। तो तीसरा एंगल कितने का आ जाएगा? ये 55 और 75 130 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तीसरा एंगल 50 डिग्री का आ गया। पूछा ओपीआर, ओपीआर आपसे पूछा, ये मिला दीजिए मेरे भाई, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल ओपीआर बताओ। ट्रायंगल का सरकम सेंटर है ओ, करिए। तो बच्चों, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कोई मामूली पॉइंट नहीं है, दिस इज ए स्पेशलाइज्ड पॉइंट। ये त्रिभुज का सरकम सेंटर है। आपसे पूछ रहा हूं ओपीआर, अगर आप यहां से मिला दोगे मेरे भाई, तो ये भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस होगी, ये भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस होगी। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो सरकम सेंटर पे बना एंगल 100 डिग्री का होगा, 100 डिग्री का, 100 डिग्री का होगा। भाइयों, अगर ये एंगल 100 डिग्री का है,
दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। 100 डिग्री का है तो बचा कितना 80, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा, ये 40 डिग्री ये 40 डिग्री, तो एंगल OPR जो आपसे पूछा वो 40 डिग्री का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप मुझे करके बताओ सवाल नंबर 4, जल्दी बताओ करके क्या आंसर है, फटाफट फटाफट। ट्राइंगल DEF में O सरकम सेंटर है, I इन सेंटर है, EOF 124 डिग्री है, EIF कुछ नहीं है बेटा सवाल में, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल DEF है, इस ट्राइंगल में O सरकम सेंटर है, तो अगर सरकम सेंटर पे साइड EF द्वारा सरकम सेंटर पे 124 डिग्री बन रहा है, तो ये वर्टेक्स पे कितना बनेगा, 124 का आधा 62 डिग्री। क्या ये एंगल 62, क्योंकि सेंटर पे जो कोण बनेगा सरकम सेंटर पे वर्टेक्स का डबल बनेगा। अब इसी ट्राइंगल में आई इन सेंटर है, अंतः केंद्र इन सेंटर है, यानी कि जहां सारे एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं, आई इन सेंटर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा बेटा इन सेंटर पे बना कौन 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री प्लस 62 का आधा 31, 90 प्लस 31 121 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, इसके आगे के सवालों को हम कल करेंगे। बाय।